नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 5 में हम आपके लिए क्लास 10th एससीईआरटी हिस्ट्री पुस्तक से प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और यह इसके अलावा हमने आपके लिए इस एपिसोड नंबर 5 में 10 प्रश्न अलग से भी रखे हैं जो आपके अध्याय नंबर 4 के बाद बीच के चैप्टर्स में दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपका एससीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 10th एससीईआरटी की बात करें तो एपिसोड नंबर 6 में जब आपका आएगा, आज के एपिसोड नंबर 5 में क्लास 10th एससीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एपिसोड नंबर 6 से आपका क्लास 8 एससीईआरटी स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 8 एससीईआरटी आपको बता दिया करेंगे। दो चैप्टर्स के एक साथ में आपको हम एमसीक्यूज कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर आपको 1 से लेकर जो 10 प्रश्न के आसपास हैं, लगभग 10 प्रश्न आपके इस चैप्टर से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से जो प्रश्न है वो लगभग 10 प्रश्न के बाद आएंगे। बीच में आपका चौथा नंबर का जो चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, उसके हमने 100+ एमसीक्यू कराए थे। बीच में आपका 5, 6, 7 ये जो चैप्टर है, यहाँ पर कुछ एक प्रश्न आपके काम के थे जो यहाँ पर हमने शुरुआती 10 प्रश्नों में ऐड किया है। बाकी उसके बाद फिर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से प्रश्न आएंगे। अब से आपकी जो क्लासेस रहेंगी, पहली क्लास मॉर्निंग की वो 8 बजे होगी। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, 8 बजे आपकी मॉर्निंग क्लास होगी। निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त किया? तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको कब समाप्त किया था? चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। पहले नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी का व्यापार पर एकाधिपत्य समाप्त कर दिया था, स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके अलावा कंपनी के पास केवल और केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ में जो व्यापार था, चाय का व्यापार और चीन के साथ में जो व्यापार था उसी पर एकाधिपत्य बचा था। बाकी जो सारी चीज़ें थी उसमें जो एकाधिपत्य था अन्य व्यापार में, उसको हटा दिया गया था यहाँ पर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का चाय और चाइना के साथ में जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया। तो पूरी तरीके से कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिपत्य था वो समाप्त किया था 1833 के चार्टर एक्ट ने। और यहाँ पर आपका पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल स्थापित किया गया था? देश की पहली जूट मिल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यानी प्रथम भारतीय जूट मिल आपसे पूछा जा रहा है। 1917, 1907, 1915, एक से अधिक या नन ऑफ दिस? क्या आंसर होगा? तो दूसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो देश की पहली जूट मिल, प्रथम भारतीय जूट मिल की जब आपसे बात करेगा तो कलकत्ता में, शहर कलकत्ता में स्थापित हुआ था वर्ष 1917 में। ध्यान रखिएगा। और इसको स्थापित किसने किया था? तो मारवाड़ी व्यवसायी थे हुकुमचंद द्वारा स्थापित किया गया था। साथ में बात करें पहली जूट मिल भारत में अगर हम बात करें तो पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में वर्ष 1854 में स्थापित किया गया था। ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो जब आपसे पहली जूट मिल पूछेगा हुगली नदी के तट पर रिसरा में 1854 में स्थापित किया गया था। जब आपसे प्रश्न पूछेगा कलकत्ता में देश की पहली या प्रथम भारतीय जूट मिल आपसे पूछेगा, तब आपका वर्ष 1917 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जमशेदजी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, स्थापना किया था? ऑप्शन ए है आपके सामने 1910, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1907। तो टिस्को की स्थापना की थी जमशेदजी ने 1907 में। राइट आंसर सी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की भी स्थापना की थी। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910 में जमशेदजी टाटा जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में प्रथम फैक्ट्री एक्ट, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1771 में, 1881 में, 1891 में? तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट
पहला फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो ये 1881 में पारित किया गया था। दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में पारित किया गया था। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया था। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम इसमें नहीं करते सकते थे। प्रथम फैक्ट्री एक्ट के पारित होने के बाद 1881 में पारित हुआ था। आपको मालूम है प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित होते समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे 1880 से लेकर 1884 के बीच में, और इन्हीं के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIUTC 1915, 1920, 1925। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 में। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापना की गई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के बारे में, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ भी 1920 में स्थापित हुआ था, गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में या बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना 1851 में, 1885 में, 1907 में। तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई थी 1851 में। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907, 1814, 1916। तो भारत में कोयला उद्योग की बात करें तो यह हुआ था 1814 में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ या प्रारंभ 1814 में हुआ था, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम शुरू किया गया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इंग्लैंड की बात करें तो सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है 1918। ये कुछ रैंडम प्रश्न है जो आपको ध्यान रखकर जाने हैं एग्जाम दृष्टि से, परीक्षा दृष्टि से, चूंकि SCRT में दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1780 में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था, जो कि भारत का प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था? विलियम बोल्ट्स, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, विलियम जोन्स। तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। जनवरी 1780 में प्रकाशित किया था। इसके अलावा बात करें तो SCRT में एक फैक्ट दिया गया है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्टस द्वारा किया गया था। एक समाचार पत्र के प्रकाशन के माध्यम से किया गया था। लेकिन जब भी आपसे पूछेगा भारत का पहला समाचार पत्र, तब बंगाल गजट आंसर हो जाएगा, जिसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसके अलावा नवंबर 1780 में इंडिया गजट नाम से भारत का दूसरा भारतीय पत्र प्रकाशित हुआ था। तो पहला भारतीय पत्र था, तो पहला भारत में प्रकाशित होने वाला जो पत्र था वो था बंगाल गजट, दूसरा था इंडिया गजट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे? तो अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। 1868 में 2 भाई थे जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इनके द्वारा स्थापित था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो संपादक थे मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे? संवाद कौमुदी 1821 में, मिरातुल अखबार 1822 में, ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में। तो अगर बात करें राजा राम मोहन रॉय जी की, तो संवाद कौमुदी भी इन्हीं का था बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार था 1822 में फारसी भाषा में, ब्राह्मणिकल मैगजीन था 1821 में अंग्रेजी भाषा में। तो 3 भाषाओं में था, और ये तीनों के तीनों जो अखबार थे या मैगजीन थे ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा शुरू किए गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगाली में प्रारंभ किया था? तो 1858 में सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने स्टार्ट किया था बंगाली में? ऑप्शन आपके सामने केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सोम प्रकाश की बात करें तो 1858 में ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने इस अखबार को शुरू किया था सोम प्रकाश के नाम से। महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसके संपादक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश के संस्थापक तो थे ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश के संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ टैगोर नहीं थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। फिर है प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो टाइम था 1876 से 80 के बीच में था। लॉर्ड रिपन का 1880 से 84 के बीच में था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से लेकर 72 के बीच में था। 14 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन मिरर की शुरुआत किसने की थी? मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो साप्ताहिक पत्र इंडियन मिरर की शुरुआत किसने की थी? क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 15वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इंडियन मिरर की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे या जिन्होंने शुरू किया था तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरुआत किया था संयुक्त रूप से। तो इंडियन मिरर के संस्थापक या किसने शुरुआत किया था? तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, दोनों आंसर हो जाएंगे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर नहीं थे, तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन मिरर से रिलेटेड। तो इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ध्यान रखिएगा कि इंडियन मिरर कब स्टार्ट हुआ था? तो 1861 में। किन्होंने स्टार्ट किया था, किन्होंने शुरुआत किया था? मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया था? तो सुलभ समाचार पत्र का, सुलभ नाम से सुलभ समाचार का केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुलभ समाचार की बात करें तो यह अखबार केशव चंद्र सेन जी ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1878 में लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था या रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? पहले वर्नाकुलर था, फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था। इंडियन मिरर है, अमृत बाजार पत्रिका है, बंगाली है। तो बात करें 1878 में अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने लगा था। कारण था कि 1878 का लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कानून इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो कानून था देसी भाषाओं वाले अखबारों पे था। अगर ये अंग्रेजी में जब प्रकाशित होने लगा तो जाहिर सी बात है कि इस एक्ट से या इस कानून से बच गया। तो अमृत बाजार पत्रिका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बात करें यहाँ पर बंगाली समाचार पत्र की, तो बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर सी है। एक बार कमेंट कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी का हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन से अखबार स्टार्ट किए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संपादन में बंगवासी समाचार पत्र शुरू हुआ था? तो बंगवासी के संपादक कौन थे या किसके संपादन में बंगवासी समाचार पत्र शुरू हुआ था? जोगेंद्र नाथ बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास। तो बंगवासी की बात करें तो इसके संपादक थे जोगेंद्र नाथ बोस और ये स्टार्ट हुआ था 1881 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा 1867 से प्रकाशित होता था? तो बनारस से कवि वचन सुधा 1867 से राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला। तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने भारतीय साहित्य में भी इसको पढ़ा होगा। संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था बनारस से कवि वचन सुधा का 1867 में। बालकृष्ण भट्ट का ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो जनरली ये सीटेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट सीटेट में। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक अखबार के संपादक थे। रामकृष्ण वर्मा भारत जीवन के संपादक थे। 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है शिशिर कुमार घोष।
तो हिंदुस्तान रिव्यू की बात करें तो अंग्रेजी मासिक था, इंग्लिश अंग्रेजी में चलता था 1899 में, और इसके जो स्थापना किया था ये किया था ऑप्शन ए सचिदानंद सिन्हा ने। तो सचिदानंद सिन्हा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिव्यू इनसे जुड़ा हुआ था। इसके अलावा सचिदानंद सिन्हा जी ने बिहारी टाइम्स स्टार्ट किया था 1894 में, सर्चलाइट 1918 में स्टार्ट किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1881 में मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों की स्थापना की थी? तो मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों से कौन जुड़े हुए थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी आंसर यहाँ पर राइट है। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1862 में इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो इंदु प्रकाश की अगर हम बात करें तो इसके समाचार पत्र के जो प्रकाशक थे वो थे एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। तो महादेव गोविंद रनाडे ने इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था 1862 में। फिरोज शाह मेहता ने किस समाचार पत्र को स्टार्ट किया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल के नाम से 1913 में। और ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है तो भी फिरोज शाह मेहता है, बॉम्बे क्रॉनिकल है यानी बॉम्बे नाम आ जाएगा तो फिरोज शाह मेहता आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन वंदे मातरम अखबार के संपादक थे? ध्यान रखिएगा वंदे मातरम में यहाँ पे ये वाला बा लिखा हमने, वंदे मातरम। ये प्रश्न आपका टीआरई 3 में पूछा गया था 15 मार्च को पीआरटी में। तो वंदे मातरम अखबार के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है अरविंद घोष या अरविंदो घोष। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो वंदे मातरम जो अखबार था इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे इसके बिपिन चंद्र पाल, संस्थापक थे इसके बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा एक वंदे मातरम अखबार आप और भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बा वाला वंदे हैं। फिर बात करते हैं, और ये वंदे मातरम जो था बंगाली भाषा में था। एक वंदे मातरम आप उर्दू में भी पढ़ते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये वाला वंदे हैं। तो ध्यान रखिएगा जब आपसे वंदे मातरम पूछेगा तो वंदे मातरम लाला लाजपत राय जी ने स्टार्ट किया था उर्दू में, जब आपसे वंदे मातरम पूछेगा तब वहाँ पर अरविंदो घोष संपादक हो जाएंगे। ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। बा और वा का यहाँ पर अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी जिन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्रों का संचालन किया था? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्रों का संचालन किसने किया था? साथ में होम रूल आंदोलन से भी जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक, तो होम रूल आंदोलन से जुड़े थे लेकिन न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से तो नहीं जुड़े थे। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने यंग इंडिया नामक अखबार चलाया था। श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पर राइट आंसर है। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के संस्थापक महात्मा गांधी थे? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, हरिजन। तो समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया जो प्रथम समाचार पत्र था वो था 1903 में इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, पहला इनका समाचार पत्र था 1903 में। इसके अलावा गांधी जी ने यंग इंडिया भी चलाया था, हरिजन के नाम से भी चलाया था। इसके अलावा नवजीवन, 4 आपको याद रखने हैं। तो यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, ये 4 अखबार हैं गांधी जी के जो आपको ध्यान रखना है, जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। तो यंग इंडिया, हरिजन के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। न्यू इंडिया की बात करें तो ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1919 में इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? तो इंडिपेंडेंस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू, शिव प्रसाद गुप्त, के.एम. पनिक्कर। तो इंडिपेंडेंस की बात करें 1919 में मोतीलाल नेहरू जी ने इसका संपादन प्रारंभ किया था। शिव प्रसाद गुप्त की बात करें तो इन्होंने हिंदी दैनिक था जो डेली छपता था जिसका नाम था आज, तो अखबार का नाम ही था आज। इसके अलावा के.एम. पनिक्कर हिंदुस्तान टाइम्स 1922 में संपादन प्रारंभ किया था। तो शिव प्रसाद गुप्ता ने संपादन किया था हिंदी दैनिक आज का, के.एम. पनिक्कर ने हिंदुस्तान टाइम्स 1922 में संपादन प्रारंभ किया था। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का जो संपादन कार्य था मदन मोहन मालवीय के हाथ में आ गया था। अंततः इस पत्र को जी.डी. बिरला ने अपने हाथों में ले लिया था, घनश्याम दास बिरला ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संपादन में 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाग कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था? तो अल हिलाल और अल बिलाग नामक समाचार पत्र जो है किसके संपादन में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था? मौलाना मजहरुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली।
तो बात करें अल हिलाल, आपने पढ़ा होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल बिलाग भी इन्हीं से संबंधित है। तो अल हिलाल और अल बिलाग ध्यान रखिएगा। वर्ष 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल बिलाग, और दोनों के ही जो संपादक थे ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया था? तो अंग्रेजी में कॉमरेड पत्रिका, उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया था मोहम्मद अली ने। राइट आंसर सी है, मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर अगर हम बात करें मजहरुल हक की, तो मजहरुल हक से आपने देखा था रिलेटेड क्या था, मदरलैंड। 1921 में मदरलैंड, असहयोग आंदोलन के दौरान मदरलैंड नामक अखबार स्टार्ट किया था मजहरुल हक ने। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, 1910 में निम्नलिखित में से किसके संपादन में प्रताप अखबार का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ हुआ था? तो 1910 में बात करें प्रताप अखबार का प्रकाशन, तो प्रताप अखबार की सबसे खास बात क्या थी कि चंपारण सत्याग्रह को सबसे एक्सक्लूसिव अगर किसी अखबार ने कवर किया था तो वो था प्रताप अखबार, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रताप अखबार के संवाददाता थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों पर, जो नील किसान थे चंपारण के, उनकी दुर्दशा पे बहुत सारे लेख भी लिखे थे। और इस प्रताप अखबार के जो संपादक थे ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रताप अखबार की बात करें, उग्र राष्ट्रवाद तथा किसान मजदूर का जबरदस्त समर्थक था। इस अखबार ने चंपारण के नील किसानों के मुद्दों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया था, और एक यूँ कह सकते हैं आप कि इसी अखबार की वजह से गांधी जी को जो गहनता थी नील कृषकों के मुद्दे की, उससे अवगत हुए थे। निम्नलिखित में से किसने 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया था? तो गदर समाचार पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में किसने शुरू किया था? यूएसए में सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस। तो गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने शुरू किया था। वर्ष था 1913। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जनरली आपको वहाँ पर विकल्प दिया जाता है लाला हरदयाल। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना। बाकी अगर आपको दे दिया जाए विकल्प कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों दिए रहेंगे, उस केस में आपको दोनों आंसर मानना है। अदरवाइज आपको लाला हरदयाल ही सामान्यतः प्रश्न देता है संस्थापक के रूप में। सोहन सिंह भाखना संस्थापक अध्यक्ष भी थे और संस्थापक सदस्यों में भी अकाउंट होते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत स्प्लिट किस वर्ष हुआ था? 1906, 1908, 1907। तो सूरत स्प्लिट की बात करें तो ये हुआ था 1907 में। रास बिहारी घोष, तो ध्यान रखिए बोस नहीं थे, रास बिहारी घोष थे कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट या सूरत फूट कहा जाता है। गरम दल और नरम दल, दो धड़ों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी, या यूँ कहिए गरम दल के जो लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1823 के अनुज्ञप्ति नियम द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 को रद्द करके भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हुआ था? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को रद्द कर दिया था, जिसने भारतीय समाचार पत्रों पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे थे। इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन ने विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड डलहौजी। तो बात करें 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को रद्द करने वाले भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से 36 के बीच में जो है ये भारत के गवर्नर जनरल थे, दूसरे गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1835 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। फिर 1835 से 36 एक वर्ष के लिए चार्ल्स मेटकाफ थे, और चार्ल्स मेटकाफ को ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1848 से 56 है। बाकी आपको एक वीडियो हम देंगे आगे चलकर जिसमें आपको वायसराय गवर्नर जनरल सारा कुछ कवर किया रहेगा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था? लॉर्ड लिटन। लेकिन इस प्रेस एक्ट को बोला जा रहा है निरस्त किसने किया, यानी रद्द किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1881 में।
लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे 1884 से 88 के बीच में थे ये भारत के गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो सबसे बड़ा काम हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर कांग्रेस को इन्होंने बहुत सारी जो है उल्टी सीधी बातें भी कही थी। एक अगर आपको याद हो कुछ स्टेटमेंट्स लॉर्ड डफरिन के तो आप कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं कि आपको कितना याद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, बिहारी, बंगाली, यंग इंडिया। तो कॉमनवेल्थ था एनी बेसेंट का। बिहारी की बात करें तो बिहारी से संबंधित थे। बिहारी अखबार की बात करें तो बिहारी जो है 1894 में बिहार टाइम्स के नाम से ये निकलता था, बिहार टाइम्स के नाम से निकलता था 1894 में। और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसको स्टार्ट किया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने स्टार्ट किया था। बंगाली की बात करें तो इसके संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यंग इंडिया की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी का पत्र था। तो आपका एक्सरसाइज में प्रश्न था तो हमने ऐड कर दिया आपका। और बिहार टाइम्स के संपादक जब आपसे पूछेगा तो हो जाएगा आंसर महेश नारायण। महेश नारायण 1894 से लेकर 1906 या 7 ध्यान नहीं हमें, लेकिन 1906 तक तो थे ही। तो 1894 से लेकर 1906 या 7 तक जब तक इनका समय था तब तक इन्होंने जो है संपादक का रोल प्ले किया था। तो बिहार टाइम्स के जो है संपादक थे महेश नारायण, या पहले संपादक भी थे महेश नारायण। 1906 में बिहारी नाम से जाने लगा। फिर सर्चलाइट के संपादक जब आपसे पूछेगा, सर्चलाइट के संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा। सर्चलाइट के संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। तो मुरली मोहन प्रसाद सर्चलाइट के संपादक थे और बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। उम्मीद करते हैं कि आज ये आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपसे हम दोपहर में मिलेंगे जहां पर हम जीएस पार्ट सेकंड का स्ट्रेटजी और सिलेबस डिस्कस करेंगे 6 से 8, 9 से 10, 11, 12। तो जो भी अभ्यर्थी इन कैटेगरीज से हैं 6 से 8, 9 से 10, 11, 12, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आप 30+ जो अंक हैं, 30+ जो अंक है कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं आसानी से जीएस पार्ट सेकंड में, जो कि 40 अंकों का रहता है। और 30+ अंक आप आराम से गेन कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे दोपहर में, संभवतः 12-1 बजे के आसपास यह वीडियो आएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।